प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करने के लिए कोण की अवधारणा को डिग्री और रेडियन के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति को प्रायोगिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। उसके पूर्व आप लोग किसी बिंदु के निर्देशांक को एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा ग्राफ पेपर पर आरेखित करना जानते हैं। एक बार फिर से हम उसी की पुनरावृत्ति कर लें। मान लीजिए कि ये आप जो चित्र में देख रहे हैं, ये एक क्षैतिज रेखा है। इस क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और इस क्षैतिज रेखा के लंबवत जो रेखा होती है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ये आप लोग इससे परिचित हैं। दोनों रेखाएं जहां पर मिल रही है, इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। अब इस मूल बिंदु के सापेक्ष यदि हमें किसी बिंदु की स्थिति बताना होती है तो हम एक्स अक्ष की दिशा और वाई अक्ष की दिशा का प्रयोग करते हुए उस बिंदु तक पहुंचते हैं। मान लीजिए कि आपका बिंदु यहाँ है, ये बिंदु आपका P है। अब इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको कुछ दूरी तय करना पड़ेगी। आपको एक्स अक्ष की दिशा में, अब मैं इसको अलग रंग से बता रहा हूँ, इस बिंदु P तक हमें पहुंचना है। तो ओरिजिन से हमने चलना शुरू किया और हमें बिंदु P तक पहुंचने के लिए पहले एक्स अक्ष की दिशा में तय करना पड़ेगा। तो ये हमने ओरिजिन से चलना शुरू किया और आप देख सकते हैं कि हम इस बिंदु तक एक्स अक्ष की दिशा में चले और ये जो दूरी है ये एक्स से हमने व्यक्त की। इसके बाद में इस दिशा में वाई अक्ष की दिशा में हमें चलना है और इस बिंदु P तक पहुंचना है। तो ये दूरी हमने y। तो इस तरह से इस मूल बिंदु से हम बिंदु P तक पहुंचने के लिए x अक्ष की दिशा में x दूरी तय करना पड़ी और y अक्ष की दिशा में y दूरी तय करना हो। तो इस तरह से हम इस बिंदु P तक पहुंचे। अब हमने ये तय किया हुआ है कि अगर हम मूल बिंदु से राइट हैंड साइड की तरफ, दाएं हाथ की तरफ बढ़ते हैं तो हम उस दूरी x को धनात्मक मानेंगे और इसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की ओर यदि हम जाते हैं तो ऊपर की दिशा में चली गई दूरी को हम धनात्मक मानेंगे। अगर ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो ये दूरी ऋणात्मक मानी जाएगी। और इसी प्रकार से ये जो हिस्सा हमें दिख रहा है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इस हिस्से को हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इस हिस्से को कहते हैं हम तृतीय चतुर्थांश और ये वाला हिस्सा कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो मान लीजिए कि कोई बिंदु यदि द्वितीय चतुर्थांश में है और इस बिंदु तक हमें पहुंचना है तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें एक्स अक्ष में ऋणात्मक दूरी तय करना पड़ेगी और वाई अक्ष में धनात्मक दूरी तय करना पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में एक्स कोऑर्डिनेट ऋणात्मक होगा और वाई कोऑर्डिनेट धनात्मक होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स भी धनात्मक है और वाई भी धनात्मक है। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों धनात्मक है, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी बिंदु हो तो उस बिंदु तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष की दिशा में भी धनात्मक चलना पड़ेगा और वाई अक्ष की दिशा में भी धनात्मक चलना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई बिंदु सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उस स्थिति में उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि एक्स मूल बिंदु से इस दिशा में हमें जाना है तो ऋणात्मक दिशा में जाना होगा। और इसी तरह से यहाँ तक जाने के बाद हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी वाई अक्ष की दिशा में धनात्मक जाना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ऋणात्मक होगा और वाई कोऑर्डिनेट धनात्मक होगा। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखें। थर्ड क्वाड्रेंट में यदि कोई बिंदु है तो इस बिंदु तक पहुँचने के लिए एक्स अक्ष की दिशा में ऋणात्मक चलना पड़ रहा है और वाई अक्ष की दिशा में भी ऋणात्मक चलना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में एक्स के द्वारा चली गई दूरी को भी हम ऋणात्मक व्यक्त करेंगे
और वाई अक्ष की दिशा में भी चली गई दूरी ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ऋण ऋण होंगे, ऋण ऋण चिन्ह लिए हुए होंगे। ठीक इसी तरह से यदि हम चतुर्थ चतुर्थांश में देखें बिंदु P को, तो इस बिंदु तक P तक पहुँचने के लिए एक्स अक्ष की दिशा में तो धनात्मक चलना पड़ेगा और वाई अक्ष की दिशा में ऋणात्मक चलना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो P बिंदु होगा उसके निर्देशांक प्लस माइनस इस तरह की स्थिति बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं और इसके आधार पर हम किसी भी बिंदु को इस ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर आरेखित कर सकते हैं। तो इस अवधारणा से आप लोग परिचित हैं। अब अगली अवधारणा है कोण की। ये हमने किसी बिंदु को आरेखित किया और बिंदु का आरेख का हमने तरीका तय कर लिया कि एक्स अक्ष की दिशा में धनात्मक दूरी, जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी। एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में जो दूरी हम लेंगे वो ऋणात्मक होगी। ऊपर की दिशा में वाई अक्ष की दिशा में धनात्मक दूरी होगी, नीचे की दिशा में ऋणात्मक होगी। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु को आरेखित कर सकते हैं। अब अगली कंसेप्ट है हमारी कोण की। अब हम जानते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हम जानते हैं कि यदि कोई रेखा, अब आपको ये मूवमेंट दिखेगा, ये बिंदु जो ए आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसको मैं इस वृत्त के ऊपर चलाता हूँ। देखिए ये एक वृत्त दिख रहा है आप लोगों को सबको, और इस वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है। अब जैसे जैसे मैं ये इस बिंदु को चलाऊंगा, देखिए आप क्या अंतर होता है। इस बिंदु को मैंने उठाया और यहाँ आ गया। अब जैसे मैंने बिंदु को उठाया और इस स्थिति में आया, तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है PXY, यानी इस बिंदु P के जो निर्देशांक है XY वो परिवर्तित हो रहे हैं। देखिए मैं फिर से इसको चेंज करता हूँ, आप PXY की तरफ ध्यान रखिए। ये PXY का मान बदल रहा है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, ये PXY का मान बदलता जा रहा है। और जब मैं इस बिंदु P को एक्स अक्ष पर ले आया तो वो 0 0 हो गया। 0 एक्स का मान तो एक्स मिल रहा है और वाई का मान 0 मिल रहा है। जैसे जैसे इसको बदला तो ये एक्स के मान में तो कमी आ रही है, लेकिन वाई के मान में वृद्धि हो रही है। आप देख सकते हैं ये वाई का मान बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से एक्स और वाई के मान में परिवर्तन हो रहा है। अब और इसको देखें, हम इसको यदि हम घुमाएंगे इस तरह से, तो हम इसको इस वृत्त के ऊपर घुमा सकते हैं पूरा, ये जो रेखा है। और इस स्थिति में ये घूम करके वापस अपने स्थान पर आ गई। अब यदि इस घूमती हुई रेखा को हम देखें तो ये रेखा कुछ कोण भी बना रही है। देखिए ये कोण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जब ये रेखा वाई अक्ष पर आ गई तो उस स्थिति में कोण आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। आप सभी देख पा रहे हैं इसको। देखिए शुरुआत इसने यहाँ से की और जैसे जैसे ये अब देखिए कोण बढ़ता जा रहा है। 30 डिग्री हुआ, 38 हुआ, 48 हुआ, 53 हुआ, और जैसे जैसे हम यहाँ आ रहे हैं इस स्थिति में आकर के ये कोण 90 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं कि ये वाली स्थिति समकोण त्रिभुज की है। अब आप इस पूरे वृत्त में देख सकते हैं कि हमें 4 समकोण दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हमने 4 चतुर्थांश देखे थे उसी तरह से हमें 4 समकोण दिखाई दे रहे हैं। तो देखें इसको, ये वाला पहला समकोण है जिसको हम 90 डिग्री कहते हैं। ये दूसरा समकोण है और इस स्थिति में भी 90 डिग्री बन रहा है, यानी इस स्थिति में कोण 180 डिग्री हो जाएगा। फिर और इधर आए तो और 90 डिग्री हमने दूरी तय की और इस स्थिति में 180 में और 90 जुड़ गया तो ये 270 हो गया। या दूसरे शब्दों में कहें, हमने इस बिंदु तक आने में, इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक लाने में 90
+90 यानी 3 समकोण के बराबर कोण अंतरित कर लिया है। अब वापस अब यहाँ पे हम 270 डिग्री पर आ गए और इसके बाद में वापस यदि हम इस मूल बिंदु पर आए, मूल स्थिति में आए, तो ये कोण हो जाएगा 360 डिग्री। देखिए इसको हम प्रैक्टिकली करके। अभी ये 0 डिग्री पर है, अब ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये 49 हो गया, फिर इस स्थिति में आकर के ये 90 डिग्री हो गया। अब और आगे बढ़ा रहे हैं हम। अब हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुँचे। तो द्वितीय चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री के बीच में। तो अब देखिए 103 डिग्री हो गया, और बढ़ा रहे हैं हम कोण का मान। 121 डिग्री हो गया, 132 डिग्री हो गया, 150 डिग्री, 153 डिग्री। और जब हम इस रेखा पर आ गए, अर्थात एक्स अक्ष पर आ गए, लेकिन दूसरे हिस्से में, तो हम देख सकते हैं इसका मान 180 डिग्री हो गया। अभी आपको स्क्रीन पर 179 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है, और जैसे ही ये इस रेखा के ऊपर आएगा तो ये मान 180 डिग्री हो जाएगा। अब यदि इसको और कोण का मान बढ़ाएं हम, तो हमें तीसरे चतुर्थांश में प्रवेश करना पड़ेगा। अब तीसरे चतुर्थांश में जैसे ही हम गए, तो देखिए 196 डिग्री, 216 डिग्री, 224 डिग्री, और जैसे ही हम इस रेखा पर आएंगे वाई एक्स वाली, आप देख रहे हैं 270 डिग्री कोण हो गया। अब वापस इसी तरह की स्थिति में और आगे बढ़ाएं कोण। तो जैसे जैसे हम कोण का मान बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये 286 डिग्री, 292 हो गए, बढ़ते ही जा रहा है ये। 306 हो गया, 323 हो गया, और जैसे ही हम ए पर पहुंचेंगे, देखिए 342 डिग्री हो गया, और जैसे ही हम ए पर पहुंचेंगे ये 360 डिग्री अर्थात 0 पर वापस आ गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक बिंदु किसी वृत्तीय मार्ग पर घूमता है, ये वाला बिंदु वृत्तीय मार्ग पर घूमता है, तो इस स्थिति में ये कोण अंतरित करता जा रहा है। और ये कोण अंतरित किस तरह से कर रहा है? पहले एक समकोण, फिर दूसरा समकोण, फिर तीसरा समकोण, फिर 4 समकोण, और जैसे ही 4 समकोण होंगे ये बिंदु अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा। अब एक तरीका होता है कोण को नापने का, जिसको हम कहते हैं डिग्री, और ये हम बचपन से सीखते आए है ना। आप लोगों ने डी की सहायता से, आप लोगों ने डी अर्थात आधा वृत्त, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक समकोण तक की स्थिति में जो जितने खाने बने हुए होते हैं वो 90 होते हैं, और उसके बाद में 90 से लेकर के 180 डिग्री तक दूसरा हिस्सा होता है। तो ये हमने जो सिस्टम सीखा है इसको हम कहते हैं डिग्री। ये कोण नापने का एक पद्धति है। जिस तरह से हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं, तापक्रम नापने का एक तरीका होता है ना। हम अपना बुखार जो होता है वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं, और दूसरे तापक्रम यदि हमें नापना होते हैं तो हम सेल्सियस में या डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं। तो इसी तरह से गणित में भी कोण नापने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है जिसके बारे में अभी हमने देखा कि जिसको हम कहते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है कि यदि एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित किया, आप देख सकते हैं ये समकोण है, और इस समकोण को, ये समकोण है, इसको इस तरह से जो मैं विभाजित कर रहा हूँ, ऐसे 90 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो एक हिस्सा उसका 1 डिग्री कहलाता है, 1 डिग्री। और उसको इस तरह से लिखा जाता है, 1 के ऊपर एक छोटा सा गोला बनाया जाता है, और इसको कहा जाता है 1 डिग्री। और इस तरह से एक समकोण में 90 डिग्री हो जाएगी, और इसके बाद में ये कोण आगे आगे बढ़ता जाएगा, और जब ये एक सरल रेखा का रूप ले लेगा इस तरह की स्थिति में, तो कोण का मान 180 डिग्री हो जाता है। हम लोग प्रायोगिक रूप से देख चुके हैं। फिर और कोण को आगे बढ़ाएं, और जब ये इस तरह की स्थिति ले लेता है ये वाला, तो ये वाला कोण हो जाता है 270 डिग्री। और फिर वापस ये कोण का मान बढ़ते बढ़ते वापस इसी रेखा पर आ जाता है, तो ये वाला मान हो जाता है 360 डिग्री।
और हम देख सकते हैं जैसे घड़ी में 12 बजने के बाद में फिर से 1 2 3 4 शुरू हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर 360 डिग्री तक पहुँचने के बाद में वापस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरह से ये घड़ी सरीका चलने लगता है। अब घड़ी में जो कोण बनता है उसकी दिशा राइट हैंड क्लॉकवाइज होती है, लेकिन यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं। देखिए ये जो बिंदु आपका घूम रहा है, ये वाला जो बिंदु घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम इस रेखा को इस वृत्त के ऊपर घुमा रहे हैं तो अलग अलग स्थितियों में कोण चेंज हो रहे हैं। और हमने देख लिया कि अगर हम डिग्री में इसको नापते हैं तो एक पूरा चक्कर लगाने में बनने वाले कोण 360 डिग्री तक होते हैं, 360 डिग्री तक। देख सकते हैं आप ये 360 डिग्री हो जाएगा और वापस ये 0 हो गया। यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और यहाँ 360 डिग्री। तो ये जो तरीका हुआ हमारा, ये तरीका हुआ डिग्री में कोण नापने का। और इसमें हमने अभी देखा कि एक समकोण को 90 बराबर हिस्सों में ब्रेक करके, बांट करके, और एक हिस्सा डिग्री कहलाता है। अब दूसरा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं रेडियन। अब रेडियन में जो है कोण नापने के लिए वृत्त की परिधि का उपयोग किया जाता है। अब आप वापिस अब इसको देखें, लेकिन थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल करके। अब देखिए जैसे जैसे ये घूम रहा है तो इसकी जो परिधि है, मान लीजिए कि घूमते हुए यहाँ आ गया, तो इस स्थिति में ये इस बिंदु ने इस वृत्तीय मार्ग के ऊपर गति करी। मैं इसको थोड़ा सा इस वृत्तीय मार्ग पर, जो ये थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, इस वृत्तीय मार्ग पर गति की। अब जैसे जैसे ये बिंदु इस दिशा में आगे बढ़ता जाएगा, ये बिंदु के द्वारा चली गई दूरी भी परिवर्तित होती जाएगी। मान लीजिए कि ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक आया, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इस बिंदु द्वारा जो चली गई दूरी है वो ये हुई। अब जब बिंदु इस स्थान पर आएगा तो चली गई दूरी भी बदलती जाएगी, और जब बिंदु वापस घूम करके, यहाँ से घूम करके वापस अपने स्थान पर आ जाएगा तो चली गई दूरी वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। आप सब लोग इस चीज़ को अनुभव कर पा रहे हैं कि जैसे ही हमने इस बिंदु को यहाँ से घुमाना शुरू किया, देखिए अभी इसने ए बिंदु से चली गई दूरी, ये परिधि का ये वाला हिस्सा है। जब बिंदु इस स्थिति में आया है तो इस स्थिति में आकर के, यानी 180 डिग्री की स्थिति में आया है, तो इसने आधी परिधि को कवर कर लिया है। और जब ये बिंदु वापस घूमते हुए और आगे बढ़ा और अपनी मूल स्थिति पर आ गया है, तो इसने पूरे वृत्त की परिधि को कवर कर लिया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोण बदल रहा है वैसे वैसे इस बिंदु द्वारा इस वृत्त पर तय की गई दूरी, जो एक वृत्तीय मार्ग पर है, वो दूरी भी बदलती जा रही है, और उस दूरी को हम रेडियन में नापते हैं। तो चूंकि ये दूरी हमने इकाई सेंटीमीटर का या इकाई त्रिज्या का हमने वृत्त लिया है,
वो भले इकाई सेंटीमीटर हो सकती है, इकाई इंच हो सकती है, इकाई मीटर हो सकती है, तो इकाई होना चाहिए। तो अगर हमने इकाई लिया है तो हम देख सकते हैं कि जो बनने वाला कोण है वो बदलता जा रहा है, और जब 180 डिग्री की स्थिति में आया है तो उस स्थिति में चली गई त्रिज्या, चली गई परिधि, वो आधी वृत्त की त्रिज्या परिधि के बराबर हो रहा है। अब हम जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr यानी r का मान यदि हम 1 रखें तो पूरे वृत्त की परिधि को तय करने में जब कोण पे हम आते हैं तो उस स्थिति में 2π दूरी तय की जाती है। जब आधे वृत्त की स्थिति में होते हैं तो इस चलित बिंदु के द्वारा जो दूरी तय की जाती है वो पाई होती है। और लेकिन अगर हम देखें तो उस स्थिति में जब चली गई दूरी पाई होती है तो इस परिक्रामी रेखा द्वारा बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। जब 2π हो जाती है तो बनने वाला कोण 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एक एक संगतता हमें दिखने में आ रही है कि जो डिग्री में काम हो रहा है उसी को हम वृत्त के परिधि पर चली गई दूरी के द्वारा भी नाप सकते हैं। तो ये जो दूरी वृत्त की परिधि पर चली गई दूरी के द्वारा हम जो नाप रहे हैं ये वाला सिस्टम कहलाता है रेडियन। तो अब हम अभी तक हमने इसको प्रैक्टिकली करके देख लिया, अब हम इसको कॉपी में करके देखेंगे। आप लोगों ने इसको समझ लिया है कि किस तरह से कोई बिंदु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसके कोण में परिवर्तन होता है और उसके द्वारा चली गई दूरी में परिवर्तन होता है। तो अब आगे का हिस्सा हम अपनी कॉपी में समझेंगे। हम लोगों ने देखा एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने पर हमें 1 डिग्री कोण प्राप्त होता है। अब यदि 1 डिग्री को भी हम 60 बराबर भागों में बांटें तो उस छोटे से हिस्से को हम कहेंगे 1 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब ये मिनट हमारे समय वाले मिनट से अलग है क्योंकि यहाँ हम कोण माप रहे हैं, तो ये संयोगवश है कि हम उसे भी मिनट कह रहे हैं। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और मिनट को हम देख सकते हैं ऊपर एक डैश लगा करके इसको व्यक्त किया जाता है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, या 1 मिनट बराबर, इसी तरह से मिनट को भी यदि हम और छोटे हिस्सों में ब्रेक करें तो 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, और उसको इस तरह से व्यक्त किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक मिनट को हम 1/60 डिग्री में बदल सकते हैं, और 1 सेकंड को हम 1/60 मिनट के रूप में बदल सकते हैं। अब यदि हमें इस रूप में दिया जाए क्वेश्चन कि 32 डिग्री 25 मिनट्स है और इसको पूरे को डिग्री में बदलना है, तो इस 25 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हमें करना पड़ेगा 60 का भाग। तो ये 32 प्लस 25/60, और जो भी इसको हल करेंगे तो वो हमें डिग्री के रूप में प्राप्त होगा। अब हम लोगों ने डिग्री और रेडियन अलग अलग समझ लिया है, और हम देख चुके हैं कि जब पाई रेडियन की दूरी तय होती है तब 180 डिग्री हमें प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि ये एक समीकरण प्राप्त हो रही है, और यदि इसी समीकरण से हम 1 रेडियन का मान देखें तो हमें प्राप्त होता है 180/पाई डिग्री। या यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हमें संबंध प्राप्त होता है सबसे पहले वाली समीकरण से 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है पाई का मान
22/7 या 3.14 हमें दोनों स्थितियों में रखना है, चाहे इसमें रखें या इसमें रखें। पाई का मान 3.14। अब ये पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रायोगिक रूप से हम इसको 22/7 लेते हैं, या दशमलव के 2 अंकों तक हम इसको 3.14 के रूप में लेकर के अपने प्रश्नों को हल करते हैं। अब ये आप लोगों की पुस्तक का एक अंश है जिसमें डिग्री और रेडियन के मध्य ये संबंध व्यक्त किया गया है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पाई का मान इन्होंने रख दिया है। जो अभी हम पाई की बात कर रहे थे 22/7 या 3.14, और इसके बाद इसको हल किया तो इसका मान प्राप्त हो रहा है 57 डिग्री 16 मिनट के लगभग। अब यदि हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है, अब यहाँ हम बदल करके देख सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन होती है। तो यदि हमें 30 डिग्री को बदलना है तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, इस सूत्र में मान रख रहे हैं हम, ये वाले सूत्र में, तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 × पाई/180 रेडियन, है ना, ये रेडियन में बात हो रही है। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये 30 और ये 6, तो हमें पाई/6 प्राप्त होगा। तो हम देख सकते हैं कि 30 को हमने रेडियन में बदला तो पाई/6 प्राप्त हो रहा है। अब बाकी कोणों को भी रेडियन में बदला जा सकता है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है। बाकी सारा इन सबको आप चेंज करेंगे डिग्री को रेडियन में, और इसका उल्टा भी करके देख सकते हैं कि कोई हमें रेडियन में दिया हो और उसको हमें डिग्री में बदलना हो तो किस प्रकार बदलेंगे। तो ये हमें सूत्र प्राप्त हो रहा है, रेडियन में बदलना हो तो 1 रेडियन बराबर पाई/180, और जो भी डिग्री में दिया हो वो, और यदि डिग्री में दिया हो तो हम इसको रेडियन में बदल सकते हैं। अब ये सवाल आप लोगों को दिया हुआ है कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि 40 डिग्री 20 मिनट को, इस पूरे प्रश्न को डिग्री में बदलना है। तो इस 20 मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 20 मिनट बराबर हो जाएगा 20/60 डिग्री। तो 20 मिनट को हमने 20/60 के रूप में लिखा, और इसको यदि जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 1/3 डिग्री। तो जो यहाँ लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जो डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 का मल्टीप्लाई किया, है ना। इसको 40 से ही 1/3 को हम लिख सकते हैं 121/3, और उसमें पाई/180 का मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हम ये परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। अगला है, अब प्रश्नावली हमारी शुरू हो रही है 3.1। इसमें हमें डिग्री में कोण दिए हुए हैं और उसके संगत हमें रेडियन में बदलना है। तो हम तरीका देख चुके हैं। 1 डिग्री को यदि रेडियन में बदलना है तो पाई/180, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन होता है। तो जितनी भी डिग्री होगी उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर सबसे पहला सवाल, इसमें 25 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। तो 25 गुणित पाई/180 रेडियन हो गया, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये स्टेप प्राप्त हो रही है। इसी तरह से अगला सवाल है -47 डिग्री 30 मिनट।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम माइनस साइन को बाहर ले लेंगे और ये जो 30 मिनट है इसको हमने डिग्री में बदल लिया। तो डिग्री में बदलने के लिए 30/60 और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। इसको हल कर लेंगे तो सबसे पहले यहाँ इस स्टेप तक आपको देख रहे हैं कि ये डिग्री में इसको कन्वर्ट किया है और उसके बाद में π/180 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक इसी ढंग से थर्ड क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हैं और फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको डिग्री में माप ज्ञात करना है, जबकि दिया हुआ आपको रेडियन में। तो सबसे पहला सवाल देखें हम, 11/16 रेडियन है। अब रेडियन को सी से लिखते हैं, जिस तरह से डिग्री को ओ से लिखते हैं ऊपर लिख करके, वैसा ही इसको सी से लिखा है हमने। तो डिग्री में 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री, तो 180/π का हम गुणा करेंगे यहाँ पे। तो 11/16 गुणित 180/π और सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें ये परिणाम प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट किया, यहाँ तक डिग्री में कन्वर्ट किया हमने 3/8 डिग्री। और अब इस डिग्री को सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ तक भी उत्तर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, 3/8 को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। 3/8 डिग्री को तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ा और उसके बाद में इसको हमने सॉल्व किया। तो हम सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं कि 39 डिग्री हो गया, 22 मिनट हो गया और आधा मिनट हो गया। अब इस आधा मिनट को और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो आधा मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 1/2 गुणित 60 सेकंड, और इसको हमने जब हल किया तो हम ये प्राप्त कर रहे हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो ये आपका उत्तर हो गया। अगले प्रश्नों में भी ठीक इसी ढंग से किया गया है, तो ये आप स्वयं हल करके देखेंगे तो स्वयं हल करने से आप सीख पाएंगे। तो ये प्रश्न आप लोगों के होमवर्क के लिए, स्वाध्याय के लिए है कि इनको आप खुद हल करने की कोशिश करें, खुद समझने की कोशिश करें और निश्चित रूप से आप लोग इसको हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। 360 डिग्री परिक्रमण का अर्थ हम लोग जानते हैं, हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। 360 डिग्री परिक्रमण मतलब एक पूरा चक्कर लगाना। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो हम देख सकते हैं एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, यानी 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या 360 हो गई, यानी 60 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या 360। तो 1 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या 360/60 यानी 6। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन कोण बनाएगा। तो 1 सेकंड में घुमा हुआ कोण हम जानते हैं 360 डिग्री होता है या 2 रेडियन होता है, 2π रेडियन होता है। तो 6 परिक्रमण में घुमा हुआ कोण 2π × 6 करना पड़ेगा और जब हमने इसको हल किया तो ये आपको 12 रेडियन मिलेगा। तो ये हमारा अभीष्ट उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में हमें दिया हुआ है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। अब आपको यदि इसको आप थोड़ा सा चित्र बना लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए हम चित्र बना करके, ये हमने एक वृत्त बनाया
ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, और ये कोण बन रहा है, इसको हम थीटा से व्यक्त करते हैं। और ये एल जो दिख रहा है ये चाप है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ये जो मैंने मोटी रेखा से बताया ये चाप है, और मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या r है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप का मान l रख दिया और त्रिज्या का मान r रख दिया, तो हमें ये सूत्र प्राप्त हो रहा है, थीटा बराबर l/r। तो इसमें हमने मान रख दिया, l का मान रख दिया 22 और r का मान रख दिया 100, और इसको हमने हल किया। अब ये जो कोण हमें प्राप्त हो रहा है ये रेडियन में है। अब इस रेडियन के कोण को हमें डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने का तरीका आप लोग जानते हैं, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री में बदल जाएगा। और ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और डिग्री के रूप में लिखा है इसको, और इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल रहा है 63/5 डिग्री। अब 5 से इसमें 63 में भाग दिया तो 12 तो हमें पूरा डिग्री मिल रहा है, और शेष हमें मिल रहा है 3/5 डिग्री। अब इस 3/5 को और पूर्णांक के रूप में बदलने के लिए हमने इसमें 60 से मल्टीप्लाई किया, यानी 3/5 डिग्री को हमने मिनट में बदल दिया। तो ये मिनट में बदला तो ये 60 से गुणा किया और इसके बाद सिंप्लीफाई किया, तो हम उत्तर देख रहे हैं 12 डिग्री 36 मिनट। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 5। इसमें हमें दिया हुआ है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें व्यास दिया हुआ है, व्यास यानी 40 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या व्यास से आधी होती है, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये 20 सेंटीमीटर हो गई। और इसकी जीवा हमें दी हुई है, जीवा यानी ए से बी के बीच के का जो रेखाखंड है उसकी लंबाई। अब यहाँ पे हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए चित्र देखिए, मैं चाप बना रहा हूँ ए से बी तक, और चाप को हम व्यक्त करते हैं ए बी, और इसके ऊपर इस तरह से अर्धचंद्र बना करके। और यदि जीवा को व्यक्त करना हो तो जीवा को व्यक्त करने का तरीका होता है ए बी, और ये एक रेखाखंड बनाते हैं। इन दोनों में आप अंतर देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने ऊपर चाप बनाया है तो ये चाप के लिए सिंबल है, और ये जीवा के लिए सिंबल। तो चित्र में हम देख सकते हैं यहाँ पे थीटा बराबर l/r। तो जो कोण दिया हुआ है हमें वो ज्ञात करना है। तो l का मान हमने ज्ञात करना है, तो हम सूत्र जानते हैं थीटा बराबर l/r। तो थीटा का मान यहाँ पर रखा है, ये जो मान रखा गया है ये थीटा का मान रखा गया है। तो थीटा आपको तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए l और r के मान रखे गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 × π/180। देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है एक्चुअली ये एक समबाहु त्रिभुज है। आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और हम जानते हैं कि ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण भी बराबर हैं, तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये तभी संभव है जब हर कोण 60 डिग्री का हो। तो यहाँ पे हमें ये ज्ञात है कि ये जो चाप से कोण बन रहा है जिसको हम चित्र में देख रहे हैं थीटा, ये 60 डिग्री का है। तो इस 60 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना होगा, तब हम थीटा का मान रख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने थीटा का मान रखने के लिए
इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि हमने इसे 60 इंटू पाई बाय 180 यानी हमने इसको रेडियन में बदला है। एल हमारे पास में ए बी है, इसको हमने वैसे ही रख दिया। आर का मान हमने 20 रख दिया। अब इस समीकरण को हमने हल किया और ए बी का मान प्राप्त किया। तो ये ए बी का मान आप देख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने और उसके बाद में इसको सॉल्व किया तो आप देख सकते हो ये हमने चाप की लंबाई या ए बी का मान ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम चाप की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब वही पहले वाले प्रश्न का हम इसमें अवधारणा का उपयोग करेंगे। सूत्र भी हम लगाएंगे, थीटा बराबर एल अपान आर। तो पहले वृत्त के लिए हम देखें, पहले वृत्त के लिए कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ हम देख सकते हैं 60 डिग्री को हमने रेडियन में बदल लिया, बराबर एल अपान आर। अब दोनों के लिए एल समान है और पहले वाले वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात नहीं है तो उसको हमने R1 से मान लिया। तो ये थीटा ये एल अपान R1 हो गया। और इसी तरह से दूसरे वाले के लिए कोण 75 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं हम, उसको हमने रेडियन में बदल लिया और बराबर एल अपान R2 हो गया। अब ये दो समीकरण हो गई हमारे पास में, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण। तो पहली समीकरण में दूसरी समीकरण से हमने भाग दिया और भाग देने के बाद में जो हमें इसको सिंप्लीफाई किया हमने और सिंप्लीफाई करने के बाद में जो R1 और R2 का रेशो प्राप्त हो रहा है वो हमें प्राप्त हो रहा है 5/4। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी आप इसको हल करके देखें और ये पहली प्रश्नावली आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है। एक प्रश्न और है, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। आप लोगों ने एक सरल लोलक देखा होगा। मान लीजिए कि आपने एक पत्थर को धागे से बांध करके लटकाएं और उसको थोड़ा सा हिला दें तो वो एक सरल आवर्त गति करने लग जाता है। तो आप लोगों के मन मस्तिष्क में एक सरल लोलक स्पष्ट है। अब हमें एक उस लोलक की लंबाई यानी जो धागा हमने लिया है उसकी लंबाई हमें दी हुई है 75 सेंटीमीटर और वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल आवर्त गति कर रहा है ना, ये इस तरह से ये सरल आवर्त गति कर रहा है। ये दोलक है, एक बार इस स्थिति में गया उसके बाद इस स्थिति में गया। तो हमें चाप की लंबाई दी हुई है तो हमें कोण का मान ज्ञात करना है। अब चाप भी आपको मालूम है, कोण भी मालूम, त्रिज्या भी मालूम है, तो बस सूत्र में मान रख करके आपको कोण ज्ञात करना है। तो हम चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर जब चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर यानी एल का मान आपको रखना है 10 और आर का मान रखना है 75। तो ये पहले वाली स्थिति में 10/75 रखा तो ये 2/15 रेडियन प्राप्त हो रहा है। दूसरी स्थिति में चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर दी हुई है तो हमने इस सूत्र में 15 रखा है, यहाँ पर 15/75 यानी 1/5 रेडियन कोण प्राप्त हो रहा है। तीसरे में 21 सेंटीमीटर चाप की लंबाई दी हुई है तो यहाँ 21 रखा हमने और बटे त्रिज्या और इसको हल किया तो ये 7/25 रेडियन प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने सारे प्रश्नों को हल करके देख लिया इस प्रश्नावली के। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि इन्हीं प्रश्नों को स्वयं हल करके देखें। जब तक आप स्वयं हल करके नहीं देखेंगे तब तक वो दिमाग में अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं होता है। तो इन सारे सवालों को आप स्वयं हल करके देखें और अपनी कॉपी में लिखें। तो आज के लिए आप लोगों का यही होमवर्क रहेगा। धन्यवाद।